अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। आज संडे है, बिरयानी का दिन है, संडे है, बिरयानी का दिन है, संडे है, बिरयानी का दिन है। पश्चिमी एशिया में युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति का घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी आपूर्ति पर भी असर अब दिखने लगा है। क्या सिलेंडर मिलना बंद होने वाला है? क्या गैस नहीं है? अब बिरयानी कैसे बनेगी? अब क्या है? सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले क्राइसिस था, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। इतनी जल्दी? अच्छा है, अच्छा है। अब तो बिरयानी के साथ कीमा कलेजी भी बनेगी। आज संडे है, बिरयानी का दिन है, संडे है। अब क्या हुआ? अपने रसोई में जरूरी चीजों की ही कुकिंग कीजिए। अलग अलग खाना अगर आप बनाने लगेंगे तो गैस की खपत आपकी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए कुकिंग थोड़ी कम कीजिए। अबे हम तिहाड़ में थोड़ी है जो रोटी खा के सो जाएंगे। है कि नहीं गैस? क्या बोल रहे हो? सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा। जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। ये गैस है कि नहीं भैया? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई दिक्कत आती है तो भारत तेल और गैस सप्लाई के लिए दूसरे ऑप्शन ये तैयार रखे हुए हैं। दूसरे ऑप्शंस क्या है? वो दूसरे ऑप्शन? एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। ये क्या कर रही हो? संडे है ना, चाय बनानी है, गैस का जुगाड़ कर रहे हैं। तुम पियोगे? नहीं यार, खाली पेट चाय पीने से गैस बनती है। गैस गैस गैस। नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। इस समय देश में एलपीजी गैस की सप्लाई हेलम हेल हो रही है। मजबूरन लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं, इस उम्मीद में कि कहीं कोई गरीब गुरबा मिल जाए तो अपना सिलेंडर उसे पकड़ा दें। मगर दिक्कत यह है कि आजकल देश में कोई गरीब बचा ही नहीं है। हर आदमी के घर में कम से कम 2-2 सिलेंडर तो पड़े ही हैं। फिर भी बेचारे भरी दोपहरी में लाइन लगाकर खड़े हैं, इस इंतजार में कि कोई तो आएगा जो उनके सिर से इस भरे हुए सिलेंडर का बोझ हल्का कर देगा। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। यहाँ पे एक गोडाउन के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि जो फोन से बुकिंग हो रही है वो बुकिंग बंद हो गई है। 25 दिन से पहले सिलेंडर अब बुक नहीं हो रहा है और 25 दिन के बाद ही सिलेंडर मिलने वाला है, इसलिए लोग ज्यादा परेशान है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि उसके सिलेंडर में गैस नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह अफवाह फैला रहा है, यानी पैनिक क्रिएट कर रहा है। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तो साफ कह दिया है, ओ पाजी साढ़े कोल गैस दी की कमी होनी, इतने तक गैस कुट कुट के पाई है। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. LPG production has been increased by 28%. फिर भी अगर आपको गैस की कमी खलती है तो बाहर निकलकर चिल्ल पूं करने की जरूरत नहीं है। शांत रहिए, संयम रखिए और जरूरत पड़े तो भूखे रहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि खाली पेट रहने से भी गैस बन जाती है, यानी कुल मिलाकर देश में गैस की कोई कमी नहीं है, बस सही जगह से निकालने की कला आनी चाहिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हम बिल्कुल भी सरकास्टिक नहीं हो रहे, हम तो बस उस फैंटास्टिक तस्वीर का वर्णन कर रहे हैं जिसे सरकार पूरे मनोयोग से हमें दिखाने की कोशिश कर रही है।
देश में एलपीजी का स्टॉक इतना ज्यादा है कि अगर चाहे तो देश के हर नागरिक को एक एक सिलेंडर तकिया बनाकर सोने के लिए दे दिया जाए। फिर भी न जाने क्यों देश के कई हिस्सों में होटल बंद करने की नौबत आ रही है। कमर्शियल गैस में आई भारी कमी की वजह से कई राज्यों में होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दे डाली है, अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में खाने की दुकानें बंद हो सकती है। यहाँ तक कि बेंगलुरु में होटल रेस्टोरेंट आज से बंद है। हालांकि इसका कारण भी गैस की कमी नहीं है, वजह वो लोग हैं जो बेफजूल में गैस बर्बाद करते हैं। इसीलिए सरकार बचत के नुस्खे सिखाने के वास्ते सिलेंडर भैया की शरण में पहुंची है। सीखो सिलेंडर भैया के नुस्खे, बचाओ एलपीजी, बनो स्मार्ट। धीमी आंच पर पकाओ खाना, लंबा चलेगा गैस का खजाना। अगर इस कार्टून की आपको नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और कार्टून है। हमारे देश में एलपीजी, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी इस समय नहीं है, लेकिन अगर आप अभी से अनुशासित रहेंगे, अपना ईंधन बचाएंगे, एलपीजी को बचा कर रखेंगे तो इससे आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। तिहाड़ शिरोमणि अनुशासन समझा रहे हैं और बाकी दरबारी हुड़कचुल्लू भी उनके ठीक पीछे ही हैं, जो कह रहे हैं घबराइए मत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हालात हमसे भी ज्यादा खराब हैं, इसलिए अपनी परेशानी का रोना छोड़िए, पड़ोसी की बदहाली देखकर खुश रहिए। तेल पर रोया पाक और भारत का बड़ा प्लान। आपको बताऊंगा, जंग के दरमियान पाकिस्तान में सब कुछ बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर बंद, सब बंद है। इस तेल संकट से पाकिस्तान की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और वहां के सभी सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई है। पाकिस्तान में तो पेट्रोल पंप पर ऑयल सप्लाई सिर्फ 1/4 रह गई है, बूंद बूंद ऑयल के लिए मारामारी हो रही है। 10 दिन में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की टांगे कांपने लग गई, टांगे कांपने लग गई। पाकिस्तान की टांगे कांप रही होंगी, हमारी टांगे तो लाइन में लग लग कर पहले से ही काफी मजबूत हो चुकी हैं। देश की इस हालत पर दुष्यंत कुमार का एक शेर अर्ज है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कहने का मतलब है फटे तो फटे, बस नवाबी न घटे। हमारे दरबारी मीडिया के क्या ही कहने, इनकी एक ही फिलॉसफी है, अभी तो हमें और जलील होना है। 12 मार्च को हुड़कचुल्लुओं ने सूत्रों के हवाले से नाच गा कर खबर सुनाई। देखिए, एक ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार कर भारत पहुंच गया। इसके बाद मोदी जी की कूटनीति की ऐसी ऐसी तारीफें होने लगी कि लगा जहाज नहीं पहुंचा, बल्कि मोदी जी ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाल लिया हो। और ये सारी बात सूत्रों के हवाले से थी। अब हम उस जहाज की पूरी यात्रा का विश्लेषण करेंगे जो जंग के बीच हॉर्मुज से होते हुए मुंबई आया। भारत सरकार के राजनयिक प्रयासों का भी इसे एक नतीजा माना जा रहा है। भारत की कूटनीति के चलते अब भारतीय शिप, भारतीय जहाज इस हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाएंगे और मोदी की ये बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच की हुई बातचीत इस तरफ इशारा करती है कि भारत की डिप्लोमेसी नंबर 1 कितनी मजबूत है। महाजन के बीच ईरान के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। मोदी की कूटनीति से खतरों के बीच भारत का जहाज सुरक्षित आ गया। फर्जीवाड़े का यह वीरगाथा काल चल ही रहा था कि सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर पानी फेर दिया। जिस ऑयल टैंकर को लेकर इतना जश्न मनाया जा रहा था, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार ही नहीं किया था, और जो ईंधन लाया था वह भी असल में अफ्रीका जाने वाला माल था। ये जो आपको मैंने बताया, जो ऑयल टैंकर जब प्रकाश है, ये हॉर्मुज के ईस्ट में था, so it doesn't have to cross the Hormuz to go, which is actually lying in the east। और ये इंडिया नहीं आ रहा है, ये अफ्रीकन किसी कंट्री में is carrying gasoline वगैरह कुछ एयर गैस वगैरह लेके जा रहे थे going to अफ्रीका। आपको बता दें कि शिपिंग मंत्रालय के अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम और पूर्व में भारत के झंडे वाले 28 जहाज फंसे हुए थे। भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी स्थिति साफ की थी। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अयतुल्ला अली खामेनाई की मौत के बाद श्रद्धांजलि तक नहीं देने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की।
बदले में हमें यह खबर सुनने को मिली कि एलपीजी से लदे भारत के 2 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत मिली है। इस पूरी टेंशन के बीच हम भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। शनिवार सुबह भारत के 2 बड़े एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी इस खतरनाक रास्ते से बिल्कुल सुरक्षित निकल गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो भाई ये कमाल है पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की सीधी बातचीत का। भारत को ईरान ने इस रास्ते से गुजरने की खास छूट दी। अब जरा एलपीजी के मौजूदा हालात की बात कर लेते हैं। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 67% एलपीजी विदेशों से मंगाता है। इस आयात का करीब 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचता है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि भारत के पास मोटे तौर पर 25 से 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद बताया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम करीब 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। एलपीजी बुकिंग नियम बदलने से पहले ही आम लोगों को कीमतों में भी बढ़ोतरी का झटका मिल चुका है। 7 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई और इसके बाद दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 913 रुपए का हो गया, जो पहले 853 रुपए का मिलता था। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए का इजाफा देखा गया और इसकी कीमत बढ़कर करीब 1883 रुपए तक पहुंच गई। गैस की सप्लाई में कमी और दामों में बढ़ोतरी का सबसे पहला झटका गिग वर्कर्स को लगा है। कई शहरों में रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन प्रभावित हुए हैं, जिससे जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर फूड डिलीवरी के ऑर्डर 50 से 60% तक घट गए हैं। ऐसे में उन डिलीवरी वर्कर्स की आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है, जिनके पास न तो पक्की नौकरी है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। लेकिन मामला सिर्फ एलपीजी या फूड डिलीवरी तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ते ही भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने लगा है, क्योंकि ऊर्जा के मामले में देश अभी भी आयात पर काफी हद तक निर्भर है। भारत अपने कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% आयात करता है, जबकि प्राकृतिक गैस की मांग का आधे से ज्यादा हिस्सा आयातित एलएनजी से पूरा होता है। इसका एक बड़ा भाग पश्चिम एशिया से आता है। गैस की सप्लाई घटने का असर उद्योगों और खेती पर भी पड़ना तय है। कई यूरिया कारखाने अस्थायी रूप से या तो बंद हो गए हैं या फिर मेंटेनेंस पर चले गए हैं, जिससे खरीफ सीजन के लिए उर्वरक आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने अब भारत की थाली पर संकट खड़ा कर दिया है। गैस सप्लाई रुकने से देश के फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद होने की कगार पर हैं। भारतीय अधिकारियों ने चीनी अधिकारियों से निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार करने का आग्रह किया है। सिरेमिक, टेक्सटाइल्स और केमिकल उद्योग भी गैस की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ डाई और केमिकल की कीमतें 30 से 40% तक बढ़ गई हैं, जिससे कपड़े की प्रोसेसिंग महंगी हो गई है। तेल महंगा होने से प्लास्टिक और पैकेजिंग उद्योग पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, यानी चिप्स के पैकेट से लेकर शैम्पू, दूध के पैकेट और पानी की बोतल तक महंगी हो सकती है। इसके अलावा तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कई एयरलाइनों ने यात्रियों पर फ्यूल सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर हवाई टिकटों की कीमत पर पड़ रहा है। भारत में हवाई यात्रा अब और महंगी होने वाली, क्योंकि इंडिगो ने एयर इंडिया द्वारा इसी सप्ताह की शुरुआत में की गई घोषणा के बाद फ्लाइट टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लागू करने की घोषणा की। यह सरचार्ज 14 मार्च को रात 12:01 से लागू होगा। एयरलाइंस मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की बढ़ती कीमतों से जूझ रही है। इस जंग का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ रहा है। भारत के कुल कृषि और खाद्य निर्यात का लगभग 22% हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है, लेकिन युद्ध के कारण शिपमेंट जस के तस खड़े हैं। युद्ध के जोखिम वाले बीमा प्रीमियम और जहाज़ों को रास्ता बदलकर भेजने की वजह से लॉजिस्टिक्स की लागत भी बढ़ गई है, जिससे निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। चावल के निर्यात पर भी असर पड़ रहा है और ईरान, इराक, कतर, सऊदी अरब जाने वाली कई खेप रास्ते में अटक गई है। महाराष्ट्र में करीब 10,000 करोड़ रुपए के फल निर्यात के इंतजार में हैं। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। शेयर मार्केट यानी सेंसेक्स का हाल तो ऐसा है मानो कीटो डाइट पर चला गया है। लगातार पतलून ढीली होती जा रही है। जो सेंसेक्स कभी 86,000 पर सीना ताने घूम रहा था, अब 75-76 हजार के आसपास पहुंचकर मुंह के बल धड़ाम हो गया है। निवेशकों का पैसा धीरे धीरे समंदर में नमक की तरह घुलता जा रहा है।
शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1470 अंक यानी 1.93% टूटकर 74,564 पर बंद हुआ। निफ्टी 488 अंक यानी 2.06% नीचे 23,151 पर आ गया। हकीकत यही है, आम भारतीय की तशरीफ पर तबला बज रहा है। एक तरफ से अमेरिका तो दूसरी तरफ से ईरान बजा रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे अपनी जहरीली सोच में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं। प्रेशर करो तब कहीं ना कहीं वो लोग खुद जाएगा। प्रेशर मतलब परेशान। 70 लाख लोगों को भगाने का इंडिया में रेल कहाँ है? तो ये तो कोई भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो मुझे माहौल बनाना पड़ेगा कि वो लोग खुद का खुद सलाह जाए। जो समस्या है उसका कोई हल नहीं है, नई समस्या पैदा करके सियासत चमकाना ही इनका काम रह गया है। एक समस्या पत्रकारिता के साथ भी जुड़ी है। आपने देखा किस तरह से एंकराओं ने झूठ बोला कि मोदी सरकार के प्रभाव में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति दे दी है। इस झूठ की वजह है मीडिया की सरकारी विज्ञापन पर निर्भरता। इस दबाव में मीडिया अधूरा सच आपको परोस रहा है। इस समस्या का उपाय है विज्ञापन से मुक्त मीडिया। न्यूज लॉन्ड्री में हमारी कोशिश ऐसा ही विज्ञापन से मुक्त मीडिया बनाने की है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया से है। यह झारखंड के आदिवासी इलाकों में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से पैदा हुई नई परेशानी की कहानी है। जब जमीन के पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन किए गए तो कई लोगों को पता चला कि उनकी जमीन के रकबे कम हो गए हैं या कुछ प्लॉट रिकॉर्ड से गायब हो गए हैं। ऐसे में रिकॉर्ड में हुई ये गड़बड़ियां अब इन आदिवासियों के जीवन में एक नई मुसीबत बनकर सामने आ रही हैं। ऑनलाइन होने से पहले 52 एकड़ 52 डिसमिल था। ऑनलाइन होने के बाद 52 एकड़ 5 डिसमिल कर दिया गया है। इस क्षेत्र का जो बसाहट है, उस बसाहट का जमीन बेलगान होता है। ये खतियान में भी उल्लेखित है। जब बेलगान जमीन में बना हुआ मकान का अगर कर निर्धारण सरकार करती है पंचायत के फंड को मजबूत करने के लिए, तो ये भी एक तरह से 5th शेड्यूल के विशेषाधिकार का हनन है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।